चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, है ना। इतनी आसान ट्रिक्स बताऊंगा कि सारा चैप्टर आपका बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, है ना। तो अपना चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, ये है अपनी नॉर्मल जिंदगी, ये है अपनी नॉर्मल जिंदगी, और ये है क्या, मेंटोस जिंदगी। ये नॉर्मल जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, है ना। फर्क क्या है, देखो, ये नॉर्मल जिंदगी हमारे सबके घरों में क्या है, ये गमले होते हैं, और गमले में क्या होती है, मिट्टी होती है, और मिट्टी से ये प्लांट जो है अपना पानी अब्सॉर्ब करेगा, वाटर अब्सॉर्ब करेगा, और क्या है, जो इसमें मिनरल्स है ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, वो सब भी ये अब्सॉर्ब करेगा अपने लिए जरूरी सामान। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। और आप बाहर ग्राउंड में देख लो, या आप जाके अपने खेतों में देख लो, है ना, नॉर्मली कंडीशन क्या है कि प्लांट जो है वो मिट्टी में ही लगा होना चाहिए, तभी वो जिंदा रह पाएगा। ठीक है, बट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, जूलियस वॉन सैक्स। उन्होंने क्या किया, 1860 में ये मेंटोस जिंदगी लोगों को दिखाई। अब मेंटोस जिंदगी क्या है, उन्होंने क्या बोला कि बिना सोयल के भी, मतलब क्या है, बिना मिट्टी के भी प्लांट्स को उगाया जा सकता है, बिना मिट्टी के भी। कैसे उगाया जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार किया ना, उन्होंने न्यूट्रिएंट का एक सॉल्यूशन बना लिया बेसिकली, है ना। अब क्या है, उन्होंने क्या है, मान लो यहां पे उसने पानी भर लिया, और पानी में जो भी प्लांट के लिए जरूरी सामान था, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, वो सब क्या किया, इस पानी में डाल दिया, है ना। एक तरीके से न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन बन गया, और ये प्लांट यहां पे अपने जिंदा है, प्लांट अपने यहां पे जिंदा है। ठीक है, अब इसका जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ये अपनी क्या है, बेसिकली ये अपनी क्या है, इस टेक्निक को, है ना, इस टेक्निक को, कौन सी टेक्निक, कि बिना मिट्टी के हमने प्लांट को उगा दिया, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक बोलते हैं। और ये किसने डेवलप की थी, जूलियस वॉन सैक्स ने, कब, 1860 में डेवलप की थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या बताया था कि प्लांट कैन बी ग्रोन इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल। मतलब क्या है, सॉइल की अब्सेंस में उन्होंने प्लांट्स को उगा के दिखा दिया, मेंटोस जिंदगी। और नॉर्मल जिंदगी क्या बोलती थी कि मिट्टी के बिना अपना प्लांट जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, और कैसे ग्रो किया था उन्होंने, इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तो देने पड़ेंगे, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, और हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से क्या क्या उगाया गया, इसके बारे में भी तीन चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक है अपना सीडलेस ककंबर, एक है अपना टोमेटो, और एक है अपना लेट्यूस। ये तीन प्लांट अपने हाइड्रोपोनिक टेक्निक से उगाए गए, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखो इस टेक्निक का फायदा देखो, आप इस टेक्निक का फायदा देखो, है ना। मान लो इसमें हमने कैल्शियम भी डाला, मैग्नीशियम भी डाला, है ना, बहुत सारी चीजें डाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से मान लो कैल्शियम को मैं रिमूव कर देता हूं। अब कैल्शियम के रिमूव होने से प्लांट में जो चेंज आएंगे हम उनको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। बेसिकली क्या है, हम उस एलिमेंट की, उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम हम उसके नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो मैं इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से आयरन को बाहर निकाल दूं, तो आयरन के निकालने की वजह से, है ना, आयरन की कमी की वजह से प्लांट में जो चेंजेस आएंगे उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, है ना। ऐसे इस टेक्निक से हमें बहुत सारी चीजें पता लग सकती है ना। और इससे मिट्टी से ऐसे निकालना बहुत मुश्किल होता है ना, ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इतनी बातें तो अपनी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है, अब यहां पे हमारे सामने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। देखो, जो प्लांट होता है ना, प्लांट वो टोटल, देखो अपनी टोटल क्या है, टोटल 105 एलिमेंट अपने प्रेजेंट है। ठीक है, और प्लांट जो है 105 में से मोर देन 60 को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। प्लांट जो है 105 में से मोर देन 60 को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखो, मान लो ये प्लांट है, ये सॉइल में लगा हुआ है, मिट्टी में लगा हुआ है। अब मिट्टी से ये बहुत सारे एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब करता है, जैसे कि अपने गोल्ड को भी अब्सॉर्ब करेगा, सिलीनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, बोरोन, फास्फोरस, स्ट्रोंशियम, इन सबको ये अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब कैसे बताएं कि इनमें से कौन सा प्लांट के लिए जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। जरूरी मतलब जो इसेंशियल है, प्लांट को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल क्या है, ये प्लांट इस मिट्टी में लगा
लगा हुआ है और ये प्लांट बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। अब हम कैसे बताएं, है ना, इतने सारों में से कैसे बताएं कि कौन सा जरूरी है और कौन सा बिना बात के ऐसे ही है ना, कैसे बताएं, है ना। तो इसका हमें एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, उसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और बात याद रखना, जो स्ट्रोंशियम है ना, स्ट्रोंशियम याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्ट्रोंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव है ना, जो न्यूक्लियर साइट होती है, न्यूक्लियर साइट उसके आसपास जो प्लांट होंगे, रेडियो एक्टिविटी है ना, वहां पे ये पाया जाएगा प्लांट्स के अंदर स्ट्रोंशियम, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि कैसे बताएं कि कौन सा, मान लो अपने पास मैग्नीशियम है, कैसे बताएं कि इसेंशियल है या नहीं है, मोलिब्डेनम है, कैसे बताएं इसेंशियल है या नहीं है, सेलेनियम है, कैसे बताएं ये प्लांट के लिए इसेंशियल यानी जरूरी है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, है ना, कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है। मान लो मैं आपको बोल दूं कि कैल्शियम जो अपना है वो इसेंशियल एलिमेंट है, कैल्शियम जो अपना है वो इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। अब कैल्शियम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके बेस पे मैंने ये बिल्कुल श्योर होके बोल दिया कि कैल्शियम एक इसेंशियल एलिमेंट है ना, उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, उसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं वो रूल आपको बताने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिया है, इनको याद करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनसे बहुत ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर कैल्शियम, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखो अगर कैल्शियम इसेंशियल एलिमेंट है तो वो नेसेसरी होना चाहिए, नेसेसरी किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, ये पहली बात होगी। पहली बात क्या हुई, अगर कैल्शियम इसेंशियल एलिमेंट है तो नेसेसरी मतलब जरूरी, जरूरी मतलब चाहिए ही चाहिए, इसके लिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए और नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। अब क्या है, सिंपल सी बातें हैं कि अगर कैल्शियम इसेंशियल है तो बिना कैल्शियम वो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता, है ना, ये इसेंशियल का पहली लाइन होगी। अब दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, ये पहला क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया देखो, अगर कैल्शियम इसेंशियल है तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब क्या है, नॉन रिप्लेसेबल। सिंपल सी बात है, अगर प्लांट में कैल्शियम की कमी है तो वो कमी कैल्शियम से ही पूरी की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कैल्शियम की कमी है, चलो भाई थोड़ा सा मैग्नीशियम ज्यादा डाल लेते हैं, चलो भाई कैल्शियम की कमी है थोड़ा सा आयरन ज्यादा डाल लेते हैं, कैल्शियम का काम आयरन कर देगा या कैल्शियम का काम नाइट्रोजन कर देगा, ऐसा नहीं है। कैल्शियम का काम सिर्फ कैल्शियम ही कर सकता है, स्पेसिफिक है वो, उसके प्लांट के लिए स्पेसिफिक उसका फंक्शन है, इसीलिए, है ना, सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक है तो वो नॉन रिप्लेसेबल हो जाएगा। ये दूसरी बात होगी। अब करने जा रहे हैं हम थर्ड बात क्या है, जो अपना कैल्शियम है, कैल्शियम अगर इसेंशियल एलिमेंट है तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें, प्लांट की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अब पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, है ना, कौन से, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट था अपना, जिसमें हमने लाइफ साइकिल का भी पॉइंट कर लिया, है ना, लाइफ साइकिल वाला भी कर लिया। और क्या था, स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए, ये एक पॉइंट किया। और क्या है, मेटाबॉलिज्म वाला हमने एक पॉइंट किया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, कि हम इसेंशियल एलिमेंट्स को कैसे पढ़ेंगे, कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखो मेरे को पता है आपने इस नज़रिए से इस चैप्टर को कभी नहीं देखा होगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये पूरा एनसीईआरटी को डिक्टेट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसेंशियल एलिमेंट्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए इस बेसिस पे, और कौन से बेसिस पे कि उनका फंक्शंस क्या है, और किस बेसिस पे उनका फंक्शंस क्या है। तो पहले क्या देखेंगे, क्वांटिटी रिक्वायर्ड के बेसिस पे क्या होगा, और फिर देखेंगे फंक्शन के बेस पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले है क्वांटिटी रिक्वायर्ड, है ना, पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, देखो इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, 17 होते हैं, है ना। अब 70 में से जो एलिमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो कौन से हो जाएंगे, मैक्रो एलिमेंट्स, और जो
एलिमेंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स, वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स। बिल्कुल क्लियर है। और मैक्रो कितने होंगे 9 और माइक्रो कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो इनको याद करते रहते हो आप, मेरे को पता है, पर इनकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो हमें केमिस्ट्री में पता है एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। देखो एस और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए उनको डाल दो मैक्रो एलिमेंट में, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट आए उनको डाल दो माइक्रो एलिमेंट में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट आए तो डाल दो मैक्रो में, और डी ब्लॉक के आए तो माइक्रो में। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, क्लब। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्लब। क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, है ना। क्लोरीन एंड बोरोन नेचुरली किसके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आने तो चाहिए थे मैक्रो में, बट ये आएंगे किसमें, माइक्रो में। एक एक्सेप्शन याद रखने। अब देखो एस या पी ब्लॉक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे किसके हैं, एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो किसमें आ जाएंगे, मैक्रो में। और माइक्रो में डी ब्लॉक के निकल, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सारे किसमें आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएंगे। और क्लब अपनी एक्सेप्शन है, होने चाहिए किसमें, मैक्रो में, क्योंकि ये पी ब्लॉक के हैं, पर आएंगे किसमें, माइक्रो एलिमेंट्स में। अब देखो हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड फिनिश कर चुके हैं ना। मैं कौन से किए, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ठीक है, 4 टाइप के दिए हुए, कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, और कौन से एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, और कौन से एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ऑल्टर करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो इसको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है तो ऐसे याद रख लेना कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, तो मेरा आंसर भी यही है कि कौन है। कौन मतलब CHON, कौन। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है एनर्जी रिलेटेड। देखो एटीपी में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, तो एनर्जी का पी तो ये याद आ गया, है ना। मैग्नीशियम का ऐसे याद रखना, ये क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल में क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है और वो सब होता है, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का रिलेशन होता है, तो ये थोड़ा ऐसे याद रख लेना। मैग्नीशियम कहाँ पे है, क्लोरोफिल में है, और क्लोरोफिल में हमें पता है क्या, फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है क्या, एनर्जी का लेना देना होता है, तो ये मैग्नीशियम और फॉस्फोरस अपने क्लियर हैं। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिवेटर या इनहिबिटर, है ना। वैसे ये एक्टिवेटर ही दिए हुए, है ना। मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करेगा, देखो Mg+2 किसको एक्टिवेट करता है, फोटो, फिर से वही याद रखना है, मैग्नीशियम कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल में क्या है, अपनी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस में कौन से एंजाइम होते हैं, रूबिस्को किस में होता है, C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में कौन सा होता है, पेप कार्बोक्सिलेज, है ना। तो मैग्नीशियम Mg+2 किसको एक्टिवेट करेगा, रूबिस्को एंजाइम को और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीशियम का हमेशा किससे याद रखना है कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के अंदर, और क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का लेना देना, ठीक है, क्योंकि होता ही ना एनर्जी का लेना देना। और दूसरा कैसे याद रखेंगे कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में 2 एंजाइम होते हैं, रूबिस्को C3 प्लांट में, और पेप कार्बोक्सिलेज होता है अपना C4 प्लांट में। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है Zinc+2, ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। Zinc+2 किसको, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। और मोलिब्डेनम तो सबको पता ही होता है किसको एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है ना। और ये है क्या है, जो पोटेशियम जो है वो किसको ऑल्टर करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। सिंपल सी बात है, पोटेशियम का लेना देना किसके साथ होता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के साथ। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग से याद आ जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखो एक टॉपिक आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो बहुत सिंपल है, फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी प्लांट को सिर्फ 10 ग्राम चाहिए, ठीक है। कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है और वो प्लांट को सिर्फ कितना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए। बट अगर किसी कारणों की वजह से, किसी रीजंस की वजह से उस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन 10 से ज़्यादा हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, तो क्या होगा, उस प्लांट को वो नुकसान करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी माइक्रो
न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो उस प्लांट का नुकसान करने लग जाता है, वो उस प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, अब वो हमसे पैरामीटर पूछ रहे हैं कि आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट कब टॉक्सिक हो, ना हमसे पैरामीटर पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से अगर प्लांट का जो ड्राई वेट है, प्लांट का ड्राई वेट 10% तक रिड्यूस हो रहा है, देखो नुकसान होगा तो वेट क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। जब हम भी बीमार होते हैं हमारा वजन कम होता है, तो है ना, ड्राई वेट अगर प्लांट का उस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से 10% तक रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक, हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक। देखो ड्राई वेट इसलिए देखते हैं, हम वेट वेट क्यों नहीं देखते, क्योंकि सिंपल सी बात है, वेट वेट में क्या आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, तो वाटर तो गर्मी होने की वजह से, धूप की वजह से भी तो उड़ सकता है, तो इसलिए हम ड्राई वेट देखते हैं। और टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट में एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसका, मैंगनीज टॉक्सिसिटी। देखो मैंगनीज क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यहां पे क्या है, मैंगनीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से प्लांट का नुकसान हो रहा है। प्लांट का क्या नुकसान हो रहा है कि मैंगनीज के इंक्रीज होने से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तो ये सीधा सीधा प्लांट का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो आप मैगी याद करो, मैगी पहले कितने की आती थी, 5 रुपए की आती थी, फिर 10 की हुई, फिर 12-13 की, और अब तो ज्यादा की आने लगी शायद। ठीक है, तो क्या है, उसमें जो मैगी की अमाउंट है ना वो उतनी है, बट उसकी मनी जो है, उसका प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, मतलब मनी ज्यादा, मनी यानी मैग्नीज ज्यादा, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम, फिर भी मैगी कम, है ना, फिर से आयरन अपना और मैगी से मैग्नीशियम और कम से कैल्शियम। ठीक है, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम, बिल्कुल क्लियर है, याद हो गया। अब देखो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं एनसीईआरटी में छोटी छोटी, इनको एक साथ में सिंपल ट्रिक्स की हेल्प से निपटा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डिले इन फ्लावरिंग। देखो कहीं पे डिले होने मतलब हम कहीं पे जाने से लेट हो रहे हैं, डिले मतलब कहीं पे जाने पे लेट हो रहे हैं, मतलब हम ये सब डिले होना, लेट होना, जल्दी पहुंचना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना। डिले मतलब देरी, और देरी से पहुंचना, जल्दी से पहुंचना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वो सब में। तो मोशन, डिले मतलब मोशन, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है नेक्रोसिस, नेक्स्ट है नेक्रोसिस। देखो इसको सिंपल है, बिल्कुल एक एक चीज याद करवा दूंगा ट्रिक की हेल्प से। देखो नेक्रोसिस में क्या आ रहा है, नेक आ रहा है, नेक मतलब गर्दन, तो गर्दन पे क्या दी जाती है, फांसी। तो पहली चीज क्या है, नेक मतलब गर्दन, गर्दन पे दी जाती है फांसी, मतलब किसी की डेथ हो रही है। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो किसी की जब डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं कि कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा। ठीक है, कब, क्यों, कैसे मरा। ठीक है, जब किसी की डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं, कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, कब, क्यों, कैसे मरा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इनहिबिट सेल डिवीजन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, इनहिबिट सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन पे रोक लग चुकी है, सेल आगे डिवाइड नहीं हो पा रही, मतलब आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो जो स्मोकिंग होती है, आपको पता है स्मोकिंग बॉडी के लिए कितनी हानिकारक, कितनी हार्मफुल है ना। तो स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी ग्रोथ रुक सकती है ना। स्मोकिंग हमको पता है कितनी हार्मफुल है, स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी सेल की ग्रोथ या बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है। तो स्मोकिंग से याद आ जाएगा SMOKN, है ना, स्मोकिंग। ठीक है, S से सल्फर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिशियल एलिमेंट। देखो आप जो भी काम कर रहे हो, आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो सब कुछ आप खुद के लिए, अपने लिए करना चाहते हो ना। देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, देश का बेनिफिट कैसे करना है हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो देश का बेनिफिट कैसे करना है ये सिर्फ एक टाइप के लोगों को पता है, कौन से, सेना के लोग, सेना यानी आर्मी के लोग, जो बॉर्डर पे जवान है, वो असली देश का बेनिफिट करते हैं, है ना। असली बेनिफिट करना किसको आता है, सेना के लोगों को आता है। तो हमें उनसे, सेना के लोगों से सीखना चाहिए कि देश का बेनिफिट कैसे करना है। तो बेनिफिट करना किससे सीखो, सेना से सीखो, सेना से सीखो।
को, से सिलीनियम, ऐसे क्या सोडियम, ये क्या है सिलिकॉन, ये है कोबाल्ट। तो बेनिफिशियल सिलीनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल एलिमेंट। देखो बहुत आसान ट्रिक है, जब भी क्रिटिकल टाइम आता है, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम के 3 दिन या 4 दिन जब नीट के रह जाएंगे, मतलब आपका क्रिटिकल टाइम आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए आपको पता ही है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहा धो के पूजा करनी चाहिए, नहा के पूजा, भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। क्रिटिकल टाइम में नहा के पूजा करनी चाहिए, मतलब क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये हो जाएंगे अपने क्रिटिकल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोसिस। देखो यार क्लोरोसिस में तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरे को खुद अपनी ट्रिक में क्लोरोसिस वाली में मजा नहीं आता, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मजेदार है, बाकी तो ठीक है अच्छी है, पर ये थोड़ी मजेदार नहीं लगती, पर फिर भी अब स्किप तो कर नहीं सकता, तो बतानी तो पड़ेगी, है ना। तो क्लोरोसिस की क्या है, देखो नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल, है ना, मतलब नहाने के मग में मोबाइल गिर गया था और दोबारा फिर से गिर गया, तो नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम। रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। देखो ट्रिक्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ऐसी ट्रिक बनाई ही नहीं है जो आपको भूल जाए, मतलब लॉजिकल ट्रिक्स बनाई है, देखते ही याद आ जाएंगी, पर एक रिवीजन करना तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए, सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए। देखो किसी भी कार में ऑक्स केबल बहुत जरूरी होती है। ऑक्स केबल सबको पता है ना, फोन में कनेक्ट करके जो वो वायर सी होती है, फोन में कनेक्ट करके जो गाने चलाते हैं, तो वो कार में बहुत जरूरी होती है। जरूरी होती है ऑक्स केबल कार में। जरूरी से हमें याद आएगा जिंक, ऑक्स से याद आएगा ऑक्सिन फॉर्मेशन, और कार से याद आएगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम। मतलब जो जिंक है वो क्या क्या करेगा, ऑक्सिन की फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में दिया हुआ है एक ही पॉइंट, कॉपर क्या करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि कॉपर में से ये ईआर को याद रखता था, ईआर, और ये इधर ओवरऑल में ईआर मैच करा देता। देखो इसको बोल के देखो, कॉपर ओवर, तो ये मैच हो जाता था ईआर ईआर। कॉपर क्या करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बोरोन के ऊपर। देखो बोरोन से क्या याद आएगा अपने को, कि हम बोर हो रहे हैं। बोरोन से याद आएगा कि हम बोर हो रहे हैं। तो जब हम बोर हो रहे हैं तो हमें कहां घूमने जाना चाहिए, सीपी यानी कनॉट प्लेस। हम बोर हो रहे हैं तो हमें घूमने जाना चाहिए सीपी यानी कनॉट प्लेस। तो सी से क्या क्या बनेगा हमारे पास, देखो सी से कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, और क्या बनेगा, सी से पकड़ लो कैल्शियम, कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और क्या बनेगा सी से सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बोरोन ये 3 काम कराएगा, और क्या कराएगा, सीपी। पी से क्या आएगा हमें याद, पोलन जर्मिनेशन। तो ये है बोरोन के फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखो ये है एक कटायन अनायन बैलेंस की। कटायन और अनायन बैलेंस कौन कौन कराते हैं, ये एक जगह पे कर लेते हैं। देखो कटायन और अनायन, ऐसा नहीं लग रहा कि 2 भाई हैं, कटायन और अनायन 2 भाई हैं, तो दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना। तो जुड़वा भाई हैं तो दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है, मतलब एग्जाम में बिल्कुल सेम नंबर लाने हैं। तो एग्जाम में बैलेंस बनाना है मतलब सेम नंबर लाने हैं, तो दोनों को आपस में नकल मारनी पड़ेगी। तो नकल की स्पेलिंग यहां है NaKCl। दोनों को, कटायन और अनायन दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है मार्क्स का, तो नकल मारनी पड़ेगी। मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन कराएंगे कटायन और अनायन बैलेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि मैंने कल पानी, ठीक है, मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर, फेकूलाल जैसे कुछ भी होता है ना, रामलाल, श्यामलाल, ऐसे ही कोई बंदा है फेकूलाल। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। लाल मतलब रेड, रेड मतलब रेडॉक्स। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। तो मैंने कल पानी मतलब वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे, मैंगनीज और क्लोरीन। यहां पे 2 ट्रिक हैं ये। वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे, मैंगनीज एंड क्लोरीन। और फेकूलाल, लाल से हमें याद आया रेडॉक्स, है ना, लाल से याद आया रेड, रेड से रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में किसका लेना
लेना देना होगा आयरन का एंड कॉपर का। मैंने कल पानी फेंकू लाल के ऊपर फेंक दिया। वाटर स्प्लिटिंग मैग्नीज एंड क्लोरीन, लाल से याद आया रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन में लेन देन होगा आयरन और कॉपर का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कौन यूज होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में होता है मैग्नीशियम। इसको कैसे याद रखना है? बहुत सिंपल सा लॉजिकल ट्रिक्स है। देखो क्लोरोफिल सुनते ही याद आएगा कलर, क्लोरोफिल मतलब कलर। अब घर पे कलर करवाना है, घर पे अगर कलर करवाना है तो कलर बार बार तो होता नहीं घर पे, तो एक ही बार करवाना है तो महंगे वाला करवा लो, अच्छे वाला महंगे वाला करवा लो। तो कलर करवाना है तो महंगे वाला करवा लो। इससे याद आ जाएगा क्लोरोफिल का आते ही, क्लोरोफिल का क्वेश्चन आते ही आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, अब तो हो गए अपने ट्रिक्स वाले कवर। अब है अपने बिल्कुल कॉमन सेंस वाले, जैसे नाइट्रोजन है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है, सबको पता है। न्यूक्लिक एसिड में होता है, सबको पता है। विटामिन, हार्मोन, फिर भी अगर आपको इसमें लॉजिक ना मिले तो एन 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 पकड़ लेना। जैसे प्रोटीन में एन है, न्यूक्लिक एसिड में एन है, विटामिन में एन है, हार्मोन में एन है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और फिर से एक कॉमन सेंस का, जैसे फास्फोरस है। अब फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड में होता है, इसको कुछ याद नहीं करना। न्यूक्लिक एसिड में क्या है? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप है, वहां पे फॉस्फोर होगा। हाँ, ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एटीपी रिलेटेड रिएक्शन, अब एटीपी, यहाँ पे एटीपी में ही फॉस्फोरस आ रहा है तो यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, कॉमन सेंस है। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में होगा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की, तो वहां पे फॉस्फोरस होगा, कॉमन सेंस है, कुछ याद नहीं करना, है ना। लास्ट है देखिए कैल्शियम। कैल्शियम सेल वॉल में होता है, सेल वॉल में मिडल लैमेला किसका होता है? कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है ना। तो इसमें भी कुछ याद नहीं करना, ये भी कॉमन सेंस था।